नमस्कार विद्यार्थियों, राजस्थान की चित्रकला का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसके फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि इसको 4 भागों में बांटा गया है। राजस्थान की चित्रकला को मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। इसमें से मेवाड़ स्कूल और मारवाड़ स्कूल मैंने ये वीडियोस कंप्लीटली अपलोड कर दिए थे। आपने नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ढूंढाड़ स्कूल, देखिए ढूंढाड़ स्कूल या ढूंढाड़ चित्रकला शैली, कुछ भी कह दीजिए दोनों में से इसको। तो ढूंढाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैलियाँ सम्मिलित की गई है, तो देखिए जयपुर शैली, आमेर शैली, उनियारा उपशैली, शेखावटी शैली और अलवर शैली। ये पूरा विवरण 4 स्कूल, उसमें कौन कौन सी शैलियाँ आती है, कौन कौन सी उपशैलियाँ आती है, ये मैंने राजस्थान की चित्रकला पार्ट फर्स्ट में ही डिटेल से समझाया था। इसके अलावा मैंने कई की पॉइंट्स भी समझाए थे कि राजस्थान की चित्रकला कहाँ से स्टार्ट हुई है, कैसे इसको नाम दिया गया है, किसका योगदान दिया गया है, 4 स्कूल में डिवाइडेशन कैसे हुआ। ठीक है, तो आप ये वीडियो देखें, उसके पहले आप मेवाड़ स्कूल वाला जो पार्ट फर्स्ट वाला वीडियो वो जरूर देखिएगा। उससे आपको चित्रकला का विकास कैसे हुआ राजस्थान में वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में ये अन्य वीडियो इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखिए ढूंढाड़ स्कूल में इनको सम्मिलित किया गया है, जयपुर, आमेर, शेखावटी और अलवर। और ढूंढाड़ स्कूल की अगर उपशैली पूछी जाए, उनियारा उपशैली। ठीक है, ढूंढाड़ किसे कहते हैं? जयपुर और आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते हैं। और जयपुर और आसपास के क्षेत्र में जो भी चित्रकला का विकास होता है उसको ढूंढाड़ स्कूल कह दिया गया, या ढूंढाड़ चित्रकला शैली कह दिया गया। ढूंढाड़ स्कूल या ढूंढाड़ चित्रकला शैली में इन शैलियाँ और उपशैलियों को सम्मिलित किया गया है। इसकी 2 मुख्य बातें हैं। एक तो मुगल शैली का इस पर सबसे अधिक प्रभाव रहा। क्यों रहा? तो देखिए हमने राजस्थान जीके में हिस्ट्री में देखा था कि जयपुर में जो आमेर है उस पर कछवाओं का शासन था। ठीक है, और कछवाओं ने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और जो जोधाबाई है उनकी शादी अकबर से भी हुई थी, और तो ये वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। तो नेचुरल है, जब कोई राजवंश मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रहा है तो मुगल शैली का प्रभाव भी उस पर सबसे अधिक रहेगा। तो चारों स्कूल्स में से ढूंढाड़ स्कूल या ढूंढाड़ चित्रकला शैली ऐसी है जिस पर मुगलों का सबसे अधिक प्रभाव रहा इसकी चित्रकला शैली पर। इसके साथ में एक मुख्य बात है इसकी, ढूंढाड़ स्कूल में जो पेंटिंग्स हुई है उस पर सोने और चांदी तथा मोतियों का काम बड़े बारीकी से किया गया है। तो जैसे सोने और चांदी का वर्क जैसे शेखावटी क्षेत्र की हवेलियों पर भी हुआ था। ठीक है, तो ये इसकी प्रमुख बातें हैं। अब देख लेते हैं आमेर शैली। आमेर शैली, देखिए ढूंढाड़ स्कूल की अगर सबसे पुरानी चित्रकला शैली पूछी जाए ढूंढाड़ स्कूल की, तो वो है आमेर शैली। आमेर शैली से ही जयपुर शैली, उनियारा शैली इनका विकास हुआ है। तो सबसे पुरानी और सबसे पहली, ठीक है, आमेर शैली। आमेर शैली का जो विकास है वो 2 चरणों में माना जाता है। एक तो आमेर में राजा मानसिंह था, उनके समय फर्स्ट चरण माना जाता है इसका विकास हुआ, और द्वितीय चरण माना जाता है मिर्जा राजा जयसिंह के समय। देखिए मिर्जा राजा जयसिंह थे, उनके समय में एक मुख्य चित्रकारी हुई। इन्होंने अपनी रानी चंद्रावती के लिए 1639 ईस्वी में रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी री वेली, ठीक है, कृष्ण रुक्मणी री वेली, इस ग्रंथ का चित्रांकन करवाया। इन दोनों ग्रंथों का चित्रांकन अपनी रानी चंद्रावती के लिए करवाया। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। क्लियर? आमेर शैली पर मुगलों का प्रभाव अधिक रहा। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ढूंढाड़ पूरी स्कूल पर ही मुगलों का सबसे अधिक प्रभाव रहा था। आमेर शैली में प्रमुख प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये एकमात्र शैली है जिसमें अधिकतर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन से? गेरुआ, सफेद पेवड़ी, हिरमिच आदि का प्रयोग अधिक हुआ है। चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो देखिए चित्रित ग्रंथ रज्मनामा, यशोधर चरित्र, आदि पुराण और सचित्र भागवत। इसमें से जो रज्मनामा है ये 48 चित्रों के क्रम से नाम है। इस रज्मनामे में ये आमेर शैली में चित्रित है ग्रंथ, ये अकबर के समय रचित हुआ था। ठीक है, यशोधर चरित्र ये आमेर में रचित हुआ था। आमेर शैली पढ़ रहे हैं हम, तो आमेर में रचित हुआ था। और आदि पुराण ये मौजमाबाद में चित्रित हुआ था। ठीक है, इसमें से जो यशोधर चरित्र और आदि पुराण है ये दोनों ग्रंथ ही आमेर शैली का क्रमिक विकास बताते हैं। मतलब आमेर चित्रकला शैली कैसे विकसित हुई, उसने पूर्ण विकसित रूप कैसे लिया, इसके बारे में चर्चा यशोधर चरित्र और आदि पुराण में की गई है। इसके अलावा सचित्र भागवत ईसरदा ठिकाने में चित्रित ग्रंथ है। ईसरदा ठिकाना है, वहां पर सचित्र भागवत का चित्रण हुआ था।
इन ग्रंथों के अलावा देखिए बिहारी सतसई के भी बहुत अधिक चित्र बने हैं। वो कौन सी शैली में? वो भी आमेर शैली है। बिहारी द्वारा लिखित मिर्जा राजा जयसिंह के समय, बिहारी ने लिखी थी बिहारी सतसई, और उस समय किसका शासन था? मिर्जा राजा जयसिंह का। और ये कौन सा चरण चल रहा है आमेर शैली का? द्वितीय चरण। अभी मैंने बताया पहला चरण मानसिंह का, दूसरा चरण मिर्जा राजा जयसिंह का। आमेर शैली में कुछ भित्ति चित्र भी बहुत फेमस है। उनमें से है देखिए मानसिंह की छतरी, मुगल गार्डन, आमेर के महल और भाऊपुरा की छतरी। ये भित्ति चित्रों के लिए ये भी फेमस है। ये हमने देखी आमेर शैली। अब देखिए जयपुर शैली। जयपुर शैली 1727 में सवाई जयसिंह जी ने जयपुर बसाया था। और आमेर शैली को अगर नवीनतम रूप में देखा जाए तो वो जयपुर शैली है। तो जनरली पूछा जाए कि जयपुर शैली का विकास हुआ, वो आमेर शैली का। अभी मैंने बताया था ढूंढाड़ स्कूल की सबसे पुरानी या सबसे पहली शैली पूछी जाए तो वो आमेर शैली थी। ठीक है, तो आमेर शैली से जयपुर शैली का विकास हुआ था। इसके बाद में देखिए ये सवाई जयसिंह थे, इनके समय में सूरत खाना बनाया था इन्होंने। ठीक है, सूरत खाना क्या था? ये क्वेश्चन पुटअप भी हुआ है। सूरत खाना क्या था? तो ये सवाई जयसिंह जी ने बनाया था। यहाँ चित्रकारी करते थे चितेरे। जयपुर शैली का अगर स्वर्णकाल पूछा जाए तो वो था सवाई प्रताप सिंह का समय। सवाई प्रताप सिंह के समय क्या क्या हुआ? ये कृष्ण भक्त थे सवाई प्रताप सिंह। इन्होंने हवा महल बनवाया था। ये हवा महल कैसा बनाया था? इन्होंने कृष्ण को समर्पित बनाया था। जो हवा महल है जयपुर में वो मुकुट के आकार का बनवाया था। ठीक है, कृष्ण भक्ति के कारण बनाया था इन्होंने। इनके समय कृष्ण लीला व महाभारत के सैकड़ों चित्र बने थे। इसी कारण सवाई प्रताप सिंह का समय स्वर्णकाल कहलाता है जयपुर शैली का। एक प्रसिद्ध चित्र भी है जयदेव का गीत गोविंद। ये जयपुर शैली का प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। जयपुर शैली की प्रमुख देन है भित्ति चित्र। और भित्ति चित्रों में देखिए जगत सिंह के समय में बनी हुई है पुंडरीक जी की हवेली जयपुर में। ये प्रमुख भित्ति चित्र का उदाहरण है जयपुर शैली का। जयपुर शैली की एक प्रमुख विशेषता है पोर्ट्रेट। तो आदमकद चित्र बनाते हैं, किसी भी राजा का आदमकद जो चित्र बनाते हैं उसे पोर्ट्रेट कहते हैं। ये पोर्ट्रेट आमेर और जयपुर के संग्रहालय में, जैसे हवा महल है, अल्बर्ट हॉल है, यहाँ पर पोर्ट्रेट लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर होते हैं ये पोर्ट्रेट। इसके अलावा जयपुर शैली में 2 राजा और हुए, महाराजा राम सिंह। इनके समय में मदरसा ए हुनरी, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट ये स्थापित की गई थी। ठीक है, महाराजा राम सिंह के समय में। माधो सिंह के समय में माधो सिंह सेकंड हुए थे। इनके समय में 10 महाविद्या का जवाहर सेट ये प्रमुख चित्र बनाया गया था। जयपुर शैली के प्रमुख रंग लाल, पीला, हरा और केसरिया। इसके पहले आमेर शैली के कौन से थे? प्राकृतिक रंग अधिक थे। ठीक है, और इसमें देखिए वो कन्वर्ट हो गए लाल, पीले, हरे और केसरिया में। यहाँ पर चित्र विषय अधिकतर यही थे, कृष्ण लीला, रामायण, महाभारत, रागमाला और श्रृंगार रस के चित्र अधिक बने। प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे जयपुर शैली के? शालिग्राम, साहिबराम, रामजीदास, रघुनाथ, गंगा बख्श और लाल। ठीक है, लाल नामक चित्रकार भी जयपुर शैली में हुआ था। इसमें से साहिबराम सबसे ज्यादा फेमस थे। क्यों? क्योंकि ये साहिबराम नामक जो चित्रकार था जयपुर शैली का चितेरा, ये ईश्वरी सिंह के समय था। यहाँ महाराजा ईश्वरी सिंह जी थे। इनका आदमकद पोर्ट्रेट बनाया था इन्होंने, आदमकद चित्र बनाया था साहिबराम ने। ठीक है, तो पोर्ट्रेट परंपरा की शुरुआत जयपुर शैली में किसने की थी? साहिबराम ने की थी। ईश्वरी सिंह के पोर्ट्रेट से इन्होंने स्टार्ट की थी। ठीक है, ईश्वरी सिंह के समय में ही सूरत खाना जो था, अभी हमने पढ़ा सूरत खाना जयपुर शैली में। सूरत खाना किसने बनाया था? सवाई जयसिंह ने बनाया था। यहाँ चित्रकारी करते थे चितेरे। तो जयसिंह जी के समय तो बन रहा है जयपुर में, लेकिन जयपुर से आमेर ट्रांसफर होता है ईश्वरी सिंह के समय में। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। ईश्वरी सिंह के समय में सूरत खाना आमेर से जयपुर शिफ्ट कर लिया जाता है। एक ईश्वरी पाठा भी पूछा जाता है। ईश्वरी पाठा क्या है? तो देखिए 17x27 का एक कागज होता है। ठीक है, 17x27 का एक मोटा कागज होता है, उस पर ये चित्रकारी की जाती थी। जैसे पोर्ट्रेट वगैरह बनाए जाते थे उस पर वो चित्रकारी होती थी। इसे ईश्वरी पाठा नाम दे दिया गया क्योंकि ईश्वरी सिंह के समय में जो चित्रकारी हुई थी वो ईश्वरी पाठों में ही, इसी नाप के कागज में ही अधिक हुई थी, इसलिए इसको ईश्वरी पाठा नाम दे दिया गया। और चित्रकार था साहिबराम।
यहाँ स्त्रियों और पुरुषों की क्या विशेषताएं हैं, तो देखिए अन्य विशेषताएं तो है ही, मैंने मुख्य मुख्य लिखी है यहाँ पर ताकि जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अपने पकड़ में रहे। जैसे पुरुष अगर दाढ़ी विहीन साफ चेहरा पूछा जाए तो चारों स्कूल में दाढ़ी विहीन साफ चेहरा जयपुर शैली में बताया गया है, ढूंढाड़ स्कूल में, ठीक है। हाथ में तलवार, जूते पहने हुए हैं। स्त्रियों में पूछा जाए तो मछली के समान आंखें बताई गई है, ठीक है, और कद छोटा, बेसर का प्रयोग बताया गया है, कामदार जूतियां, ठीक है, और इसके साथ बड़, पीपल, मोर, नीले बादल, पृष्ठभूमि में बाग बगीचों की जो है सजीवता बताई गई है। जैसे बाग बगीचे बताए हैं बैकग्राउंड में और बिल्कुल वो नेचुरल लगते हैं, ऐसे बाग बगीचे बताए गए हैं। तो ये जयपुर शैली की पहचान हो गई। जयपुर शैली में महिला व पुरुषों के चित्र आनुपातिक है, जैसे रेशियो वाइज चित्र बनते हैं वैसे अगर किसी स्कूल में बनाए गए हैं तो ढूंढाड़ स्कूल या जयपुर शैली हो गई, जहां महिला और पुरुषों के चित्र आनुपातिक रूप से बनाए गए हैं। ये हो गई जयपुर शैली। अब देखिए अलवर शैली। तो देखिए अलवर की स्थापना राव राजा प्रताप सिंह ने की थी 1775 ईस्वी में। ओके, तो अलवर शैली इसमें ईरानी, मुगल और जयपुर शैली का समन्वय है। तो देखिए ये ढूंढाड़ स्कूल में आती है अलवर शैली। तो मुगलों का प्रभाव अगर जयपुर आमेर पर है तो अलवर पर भी होगा, और इसके साथ में ईरानी प्रभाव वाली शैली भी है अलवर शैली। अलवर शैली का स्वर्ण काल महाराजा विनय सिंह का शासनकाल माना जाता है। क्यों माना जाता है? बहुत से काम हुए हैं महाराजा विनय सिंह के शासनकाल में। क्या क्या हुए हैं? इनके समय में शिव कुमार और डालूराम ये प्रमुख चितेरे थे, ठीक है। शिव कुमार और डालूराम ये अलवर शैली के चितेरे थे महाराजा विनय सिंह जी के काल में। अलवर में पुस्तकशाला की स्थापना करवाई थी इन्होंने, महाराजा विनय सिंह जी ने। इसके अलावा दीवान जी का रंग महल, उस पर भित्ति चित्रों का काम करवाया था, ठीक है। दीवान जी का रंग महल ये कहाँ पर है? ये भी अलवर में है। पुस्तकशाला अलवर में, ये भी इन्होंने विनय सिंह जी ने बनवाई थी। एक मुस्लिम संत थे शेख सादी, ठीक है, तो शेख सादी की प्रमुख पुस्तक थी गुलिस्तान। इसको भारतीय फारसी शैली में चित्रित करवाया था किसने? गुलाम अली चितेरे से विनय सिंह जी ने, ठीक है। तो ये चित्रकारी किसने की? गुलाम अली चितेरे ने भारतीय फारसी शैली में चित्रित किया था। पुस्तक का क्या नाम था? गुलिस्तान, और राइटर कौन था? शेख सादी, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये विनय सिंह जी के समय में हुआ था। इसके अलावा एक राजा और थे यहाँ अलवर शैली में, राव राजा बख्तावर सिंह। तो इनके लिए दो बातें फेमस है। एक तो चंद्र सखी और बख्तेश नाम से ये खुद रचना करते थे, खुद राइटर थे ये बख्तावर सिंह जी। तो चंद्र सखी और बख्तेश उपनाम से रचना करते थे। इसके अलावा इन्होंने एक बुक भी लिखी, दान लीला। अलवर शैली की विशेषताएं क्या क्या थी? तो देखिए प्रमुख विशेषताएं थी, हाथी दांत पर चित्रण हुआ यहाँ पे, ठीक है, और हाथी दांत पर चित्रकारी करने में सबसे प्रमुख चित्रा था मूलचंद, ठीक है, और इसके साथ में योगासन की मुद्राओं के चित्र हैं यहाँ अलवर शैली में, और गणिकाओं या वेश्याओं के चित्र अलवर शैली में हैं। एकमात्र शैली है अलवर शैली जिसमें गणिकाओं के चित्र है। इसके अलावा देखिए बसलो चित्रण होता है। बसलो चित्रण मतलब बॉर्डर पर सूक्ष्म और महीन चित्रण किया जाता है, उसे बसलो चित्रण कहते हैं। ये भी अलवर शैली की ही विशेषता थी, ठीक है। और ये सब चित्रकारियां थी हाथी दांत पर, योगासन, गणिकाओं के चित्र और बसलो चित्रण। ये किसके समय में हो रहे हैं? महाराजा शिवदान सिंह जी के समय में, ठीक है। इन्होंने ही फेमस बनाया था अलवर शैली को। इसके अलावा अगर अलवर शैली में रंग पूछे जाएं तो हरा, नीला और सुनहरे का प्रयोग हुआ है। प्रमुख चित्रकार देख लीजिए। प्रमुख चित्रकार डालचंद, मूलचंद, गुलाम अली, बलदेव और सहदेव, ठीक है। ये दो तीन तो अभी हमने देखे ही थे। इसके अलावा बलदेव और सहदेव। स्त्री पुरुषों की क्या विशेषता है अलवर शैली में? स्त्रियों की वही है, आंखें मछली या मीन के समान बताई गई पूरे ढूंढाड़ स्कूल में ही। इसके अलावा ठिंगना कद। और पुरुषों की क्या पहचान है अलवर शैली में? अलवर शैली के जो पुरुष है वो गले में रुमाल बताया गया है, जैसे कोट के ऊपर जो रुमाल बताया जाता है वो अलवर शैली में है, ठीक है, और जयपुरी पगड़ी का प्रयोग हुआ है। ये कंप्लीट हो गई हमारी अलवर शैली और इसकी विशेषताएं, इसके चित्रकार। अब देखिए उनियारा शैली। उनियारा कहाँ पड़ता है? तो उनियारा पहले जयपुर रियासत में था और अभी वर्तमान में यह है टोंक में आ जाता है, ठीक है, टोंक डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। वहां पर टोंक में एक कस्बा है उनियारा, और यहाँ नरुकाओं का शासन हुआ करता था। ये कछुआओं की ही एक शाखा हुआ करती थी, ठीक है। तो ये उनियारा कस्बा। अब देखिए यहाँ पर कछुआओं की शाखा थी नरुका, वो शासन कर रहे हैं। कछुआओं पर मुगलों का प्रभाव था तो उनियारा शैली पर मुगलों का प्रभाव हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए टोंक के लिए एक प्रसिद्ध बात है कि टोंक की कैलीग्राफी अभी वर्ल्ड फेमस है। टोंक की कैलीग्राफी। उनियारा शैली में देखिए जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण पाया जाता है।
अब हम स्कूल कौन सी पढ़ रहे हैं, ढूंढाड़ स्कूल, तो ढूंढाड़, जयपुर, आमेर का तो प्रभाव होगा ही। इसके साथ में हाड़ौती का प्रभाव भी उनियारा शैली में देखने को मिलता है, बूंदी का प्रभाव देखने को मिलता है। केशव की रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे ये केशवदास। इनकी एक रचना थी रसिक प्रिया। इनके चित्र महत्वपूर्ण रूप से उनियारा शैली में ही मिलते हैं। उनियारा शैली के चित्रकार देख लीजिए। उनियारा शैली के चित्रकार थे मीरबख्श, बख्तावर, धीमाराम, काशीराम, भीम और रामलखन। ठीक है, अब देखिए स्पेशल बात क्या है कि यहाँ प्रमुख चित्रकार कौन था, मीरबख्श। और मीरबख्श के द्वारा ही सरदार सिंह जी थे। मीरबख्श जब चित्रकार था तो राव राजा सरदार सिंह का शासन था यहाँ पर उनियारा में, तो राव राजा सरदार सिंह जी ने ही आदेश दिया था मीरबख्श को। इन्होंने ही, जो हम प्रेजेंट में श्रीमद् भागवत गीता को सचित्र रूप से देखते हैं ना हम, तो वो चित्रण किसने किया था, मीरबख्श ने। उनियारा शैली में है वो। ठीक है, इसके अलावा उनियारा शैली का प्रारंभ पूछा जाए तो वो तो हुआ था सरदार सिंह के समय में, यही सरदार सिंह जी थे। और स्वर्णकाल पूछा जाए तो संग्राम सिंह जी का समय स्वर्णकाल माना जाता है उनियारा शैली का। ये कंप्लीट होती है उनियारा शैली। अब देखिए शेखावाटी शैली। तो देखिए शेखावाटी शैली, सबसे पहली बात है कि जो राइटर थे, चितेरे थे, वो अपने चित्र पर नाम और तिथि अंकित करते थे। इसके पहले हमने देखा था मारवाड़ शैली में कि बीकानेर के चित्रकार भी ऐसा किया करते थे, और बीकानेर और शेखावाटी की चर्चा की थी मैंने। ठीक है, तो ये शेखावाटी शैली के चित्रकार है जो अपने चित्रों पर नाम और तिथि अंकित करते थे। इसके अलावा देखिए शेखावटी शैली है, इसका विकास शार्दुल सिंह शेखावत के समय हुआ था। शार्दुल सिंह शेखावत के समय शेखावटी चित्र शैली है, उसमें सबसे पुराना भित्ति चित्र ये शेखावाटी क्षेत्र है, वो हवेलियों के लिए और भित्ति चित्रों के लिए बहुत फेमस है शेखावाटी का क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ थोड़ी डिटेल है इसकी। शेखावाटी शेखावतों का शासन था यहाँ पे, इसी कारण ये क्षेत्र क्या कहलाए, शेखावाटी। और ये जो शेखावाटी है इसको ओपन आर्ट गैलरी ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। ओपन आर्ट गैलरी, क्योंकि यहाँ की आर्ट गैलरी बहुत फेमस है, चित्रकारी बहुत फेमस है, यहाँ की वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, शेखावाटी की। और शेखावाटी क्षेत्र हवेलियों की चित्रकारी और भित्ति चित्रों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। अधिकतर हवेली और ये जो भित्ति चित्र है वो वैश्य या अग्रवाल समाज के व्यापारियों के द्वारा बनाई गई थी, जैसे सेठ लोग थे उनके द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, और इसी कारण शेखावाटी क्षेत्र में बहुत अधिक हवेलियां हैं और वो भी बहुत सुंदर सुंदर चित्रकारी की गई है हवेलियां हैं। शेखावाटी शैली की सबसे पुराना भित्ति चित्रण जोगीदास की छतरी है। जोगीदास की छतरी शेखावाटी में उदयपुर वाटी में पड़ती है। उदयपुर वाटी पड़ता है झुंझुनू में। ठीक है, तो झुंझुनू में पड़ती है जोगीदास की छतरी। इसका प्रमुख निर्माणकर्ता और चितेरा, बनवाया भी इसी ने था, चित्रित भी इसी ने किया था, देवा। ठीक है, तो ये है जोगीदास की छतरी शेखावाटी की। इसके साथ ही देखिए शेखावाटी में प्रमुख कौन से रंग है, तो प्रमुख नीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। हम शेखावाटी की क्षेत्र की अगर हवेलियां देखें तो उसमें प्रमुखतया रंग डार्क ब्लू ही यूज हुआ है। ठीक है, इसके साथ में गुलाबी, कत्थई भी यूज हुए हैं। यहाँ एक स्पेशल झांकी मिलती है। देखिए यहाँ विशेषता क्या है इन हवेलियों की, तो इन हवेलियों पर देखिए प्रमुख रूप से सेठानी का चित्रण मिल रहा है। और सेठानी कैसी है, सरपिलाकार बाल हैं, जैसे घुंघरालू बाल होते हैं ना वैसे बाल हैं। और सरपिलाकार बालों की जो लटें हैं वो उनके बाईं ओर आ रही है। तो अधिकतर चित्रों में इस प्रकार के सेठानी का चित्रण है। प्लस अगर लोक जीवन की झांकी देखने को मिलती है तो वो शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रों में है। अब भित्ति चित्रों की बात कर लेते हैं। भित्ति चित्र क्या होते हैं, तो भित्ति मतलब भीत, भीत मतलब दीवार। तो दीवारों पर जो चित्रण हो रहा है वो भित्ति चित्र कहलाया। ये आमेर से शुरू हुआ था, फिर जयपुर में ट्रांसफर हुआ, फिर शेखावाटी में ट्रांसफर हुआ, और शेखावाटी वाला प्रसिद्ध है, शुरू आमेर से हो रहा है। ठीक है, भित्ति चित्र चेजारे बनाते हैं, चेजारे कुमार को कहा जाता था। ठीक है, और प्रमुख चेजारे थे यहाँ के शेखावाटी शैली के बालूराम, तनसुख और जयदेव। भित्ति चित्रण या दीवार पर चित्र 3 प्रकार से यहाँ बना रहे हैं। एक तो फ्रेस्को बुनो, 3 पद्धतियां हैं इसकी, फ्रेस्को बुनो, फ्रेस्को सेको और साधारण भित्ति चित्र। साधारण भित्ति चित्र आप सभी जानते हैं, साधारण दीवार पर जो चित्र बन रहे हैं वो साधारण भित्ति चित्र हो गए। लेकिन स्पेशल क्या है, फ्रेस्को बुनो और फ्रेस्को सेको। अब देखिए फ्रेस्को बुनो ये गीली दीवार पर चित्रकारी हो रही है, फ्रेस्को सेको ये सूखी, सेको से आप सूखी ले लीजिएगा, तो फ्रेस्को सेको ये सूखी दीवार पर चित्रकारी हो रही है। तो दीवार सूख जाए उसके बाद में उसको कुदेर कुदेर कर चित्रकारी करना, ये तो होती है फ्रेस्को सेको। अब इसमें सबसे तीनों में से पॉपुलर पूछी जाए, सर्वश्रेष्ठ चित्रण विधि पूछी जाए तो फ्रेस्को बुनो। तो नेचुरल है, प्लास्टर की गीली दीवार है, उस पर चित्रण बहुत अच्छा होता है। इसमें
फ्रेस्को बुनो में चित्रों में स्केच या इसको कुराड़ भी कहा जाता है का प्रयोग हुआ है। स्केच का प्रयोग हुआ है इसमें, ठीक है। तो कुराड़ का प्रयोग कौन सी भित्ति चित्रण में हुआ है? शेखावटी शैली के भित्ति चित्रों में हुआ है। फ्रेस्को बुनो के कई उपनाम हैं। इसे आला गिला, आरायश, मोहरा कशी या पणा भी कहा जाता है। देखिए पणा शब्द जो है, फ्रेस्को बुनो जो है हर जगह यूज होती है, लेकिन पणा जो इसका नाम है वो ओनली शेखावटी क्षेत्र में इसको पणा कह दिया जाता है, ठीक है। और अन्य जगह आला गिला, आराइश या मोहरा कशी भी कहा जाता है। क्या है फ्रेस्को बुनो में स्पेशल? ये इटली की पद्धति है। यूरोपियन प्रभाव बहुत अधिक है इस पर। प्लास्टर की गीली दीवार पर चित्र बनाते हैं, ठीक है। ये अकबर के समय भारत आई थी। और राजस्थान में इस पद्धति में अगर सबसे पहला चित्र पूछा जाए, किसमें? आराइश में या आला गिला में, तो सबसे पहला चित्र जयपुर में बना था। अभी में हमने पढ़ा था आमेर में भित्ति चित्रण, फिर जयपुर में भित्ति चित्रण। स्टार्टिंग वहीं से हो रही है, आमेर जयपुर से, ठीक है। तो अगर जयपुर जो है राजस्थान में, इस पद्धति में सबसे पहली जगह है जहां पर भित्ति चित्र हुए हैं, आला गिला में। और देखिए यहाँ प्लास्टर किससे किया जाता था? चूने से। और दीवार बनाकर जो चूने से जो प्लास्टर कर रहे हैं, वो चूना सबसे सर्वश्रेष्ठ कहाँ का माना जाता है? राहोली। और ये राहोली भी सीकर में ही पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया शेखावटी शैली की चित्रकला शैली। इसके अलावा नादिन ला प्रिंस है, तो ये प्रिंस है, इन्होंने फतेहपुर की हवेलियों को संरक्षण का काम भी किया था, ठीक है। ये है प्रमुख हवेलियां। तो हम शेखावटी शैली देख रहे थे। तो देखिए इसमें सुराणा की हवेली पड़ती है चूरू में। इसमें 1100 दरवाजे और खिड़कियां हैं, ठीक है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं इसकी भव्यता का। सुराणा की हवेली चूरू में। एक गोयंका की हवेली फतेहपुर सीकर में पड़ती है। सोने चांदी की हवेली झुंझुनू में पड़ती है। ये क्वेश्चन पुटअप भी हुआ, सोने चांदी की हवेली कहाँ है? झुंझुनू में। यहाँ पर वास्तव में जो प्योर सोना और चांदी का यूज हुआ है चित्रकारी में, ठीक है। इसके अलावा ईश्वरदास मोदी की हवेली पूछी जाए तो झुंझुनू में पड़ती है। तो विद्यार्थियों, ये कंप्लीट होता है हमारा ढूंढाड़ स्कूल। इसके साथ ही आप जानते हैं मेरी रिक्वेस्ट को, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। और मेरा साथ ऐसे ही देते रहें और मुझे प्रोत्साहित करते रहें। थैंक यू।